Hello. Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर, जहां पे मैं और मेरे साथीगण आपके साथ लेके आ रहे हैं वेरियस टॉपिक्स को। और मैं आपके फिर से साथ जुड़ गया हूं एनसीईआरटी के हिस्ट्री के टॉपिक्स को लेके, जहां पे हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो पेस्टोरल इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर चल रही है, उसके ऊपर कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट क्या रहती है। तो इन द प्रीवियस सेशन वी हैव स्टार्टेड ऑफ द पेस्टोरलिस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि भारत के अंदर जो भी पेस्टोरल कम्युनिटी है उनकी लाइफस्टाइल कैसी रहती है, और इंडिया के अंदर जो पेस्टोरल लोग थे वो किस हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, पेस्टोरल कम्युनिटी का क्या रोल प्ले है, उन सबको हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया था। एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, उनका मैं वेलकम करूंगा। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, एंड मेनली हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को मैं डील करता हूँ। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर आपको एनसीईआरटीज यहाँ पे करा रहा हूँ, और एनसीईआरटी के साथ साथ आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस, अगर आपको जानकारी होगी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, और मेरे लाइव क्लासेस भी आप यहाँ पे अटेंड कर पाओगे, जहाँ मेरी हिस्ट्री की बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चल रही है। अभी मैं नया कोर्स लेके आ रहा हूँ, आज से 17th या 7 नवंबर से ही आप देखोगे तो आपको आज से मेरा कोर्स मिलेगा। वो है हिस्ट्री को लेके आंसर राइटिंग कैसे करना है। करीबन 17 सेशंस है। इन दिस 17 सेशंस आई विल बी कवरिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया, आई विल बी कवरिंग अबाउट मिडीवल इंडिया, आई विल बी कवरिंग अबाउट द आर्ट एंड कल्चर एज वेल। तो इन दोनों के अंदर आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको भी कवर कराऊंगा। आई ऑल्सो बी कवरिंग अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, कि वही भारत के अंदर जो मॉडर्न इंडिया है उसको हम लोग कवर करेंगे। विल ऑल्सो ट्राई टू कवर द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एंड फाइनली विल डू द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सब के सब टॉपिक्स को आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको उसको कैसे टैकल करना है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है दिस। This is more of a, I would say, revision come the quality enhancement program for those students who are writing the mains examination। जो लोग मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं वो जरूर से ये कोर्स को अटेंड करेगा, उनको काफी फायदा होगा। इसके सिवा अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स को देख पाओगे। मेरी 3000 से ज्यादा स्लाइड्स आपको अवेलेबल कराई जाएगी। मोर देन 3000 प्लस स्लाइड्स विल बी अवेलेबल टू यू। इनफैक्ट आप एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सब क्लासेस को आप लाइव एक्सेस कर पाओगे। एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे, और जनरल स्टडीज का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो जीएस का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस इसके अंदर कवर होगा। दिस विल इंक्लूड द प्रीलिम्स एंड द मेंस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, अनलिमिटेड टाइम, आप जितना चाहे उतनी बार लेक्चर्स को देख सकते हो। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे टीच करते हैं, उनके क्लासेस को भी आप अटेंड कर पाओगे। डाउनलोड करने के लिए आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर जाना होगा, और उसके बाद यू आर सपोज टू टेक द सब्सक्रिप्शन। अपना जो गोल है उसको यूपीएससी सीएसई के हिसाब से रखना है, क्योंकि आई टीच ऑन द यूपीएससी सीएसई कैटेगरी। एंड इसके साथ आप हमारे साथ जुड़ोगे। सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अभी जनरल स्टडीज का जो सब्सक्रिप्शन है, वो जनरल स्टडीज का 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज अराउंड 44,500। 2 इयर्स का 64,800 एंड 3 इयर्स का 81,000 रुपीज है। ये जो सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर आपको अपना जब सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तब आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है पीएन लाइव। जैसे ही आपने ये डिस्काउंट कोड यूज किया वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको यहाँ पे बेसिकली 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो सब्सक्रिप्शन की फीस बताई है ये मैंने आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया है, जहाँ पे लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको प्रिपरेशन के अंदर एक पर्सनल मेंटर और पर्सनल कोच की आवश्यकता हो, तो मैं आपको ज़रूर से कहूँगा कि ये जो पर्सनल मेंटर और पर्सनल कोच जो है अनअकैडमी की तरफ से आपको एक नए सब्सक्रिप्शन के द्वारा मिल सकते हैं, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की खासियत यह है कि यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाएगा, जो आपको हेल्प करेंगे इन योर डे टू डे प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, फीडबैक, इन सब के अंदर आपको हेल्प कर देंगे। 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो यहाँ पे भी।
एंड दिस विल इंक्लूड ऑल द जनरल स्टडीज सब्जेक्ट। पूरा का पूरा जीएस का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा इन दिस फीस। 1 ईयर का 62,550, 2 years का 96,300 एंड 3 years का 1,26,900। माय फ्रेंड्स, EMI facilities available. PN Live is the referral code. Please use this code and get 10% discount while taking the subscription. ये जो फीस है आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट कोड के बाद ही आपको मिलेगी। इसके सिवाय अनअकैडमी के ऊपर अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो तो यू फाइंड मल्टीपल टीचर्स हु टीच द ऑप्शनल। बहुत सारे एजुकेटर्स है जो वहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऑप्शनल के लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऑप्शनल का कोई भी सब्जेक्ट होगा, यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट एज द ऑप्शनल, पर सब्सक्रिप्शन एक ही है। आप जैसे ही ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 1 मंथ का 5,000, 6 मंथ्स का 22,500, 1 ईयर का 27,500 एंड 24 मंथ्स का 40,000, 36 मंथ्स का 50,000 आपको ऑप्शनल की फीस है। इसके अंदर भी अगर आप यूज करोगे, इफ यू यूज द डिस्काउंट कोड PN Live, तो आपको 10% डिस्काउंट इसके अंदर भी हो जाएगा। तो आई सजेस्ट यू कि यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। जिन जिन लोगों को UPSC, CSE, ऑप्शनल और GS दोनों का सब्सक्रिप्शन लेना हो, दोनों को अलग अलग परचेस कर सकते हो। 31 अक्टूबर से पहले तो इसके अंदर फ्री था, बट आफ्टर 31 अक्टूबर ये दोनों बाइफरकेट हो गए। खैर, आप अपने हिसाब से प्लान करिए, यू कैन थिंक अबाउट दैट एंड यू कैन मोस्ट वेलकम टू जॉइन ऑन द ऑप्शनल क्लासेस और द GS क्लासेस। मेरे आपको जनरल स्टडीज़ के अंदर स्पेशल क्लासेस मिलेंगे। अनअकैडमी के ऊपर कैसे पढ़ाया जाता है उसके बारे में अगर आपको देखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द स्पेशल क्लास। ये फ्री क्लासेस होते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर किया गए हैं। ये फ्री क्लासेस के अंतर्गत आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के टॉपिक यहाँ पे कराए हैं। मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के MCQs भी कराए हुए हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दैट क्लास एज वेल। आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा किस तरह से इसको अप्रोच करना है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जब पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको पेस्टोरलिज्म के बारे में बताया था, और मैंने आपको स्टैंडर्ड 9th के NCERT का चैप्टर नंबर 5 जो है उसके अंदर समझाने की कोशिश की थी कि पेस्टोरल लोग कहाँ कहाँ पे सेटल्ड है। तो इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको पेस्टोरलिज्म की डेफिनेशन बताई थी। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर पेस्टोरलिस्ट लोग किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी, आई ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस, कि पेस्टोरलिज्म जो है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया के अंदर साहब, ठीक है ना। तो हमने ये सब उनकी वे ऑफ लाइफ के बारे में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग को देखना यह है कि ये जो पेस्टोरल कम्युनिटी है जो इंडिया के अंदर थी, इनकी लाइफ के ऊपर कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट क्या रहता है। किसका इम्पैक्ट रहता है दोस्त? कॉलोनियलिज्म का। अब ये कॉलोनियलिज्म कौन सी चिड़िया है? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि कॉलोनियलिज्म एक ऐसी चिड़िया है जो पूरे वर्ल्ड को खा जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दुनिया के इतिहास के अंदर परिवर्तन आने की शुरुआत हुई, when the world history started changing right from the 18th century onwards, तो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस के द्वारा एक मदर कंट्री दुनिया के अलग अलग देशों को अपने यहाँ पे कैप्चर कर देगा। जैसे इंग्लैंड ने इंडिया को कैप्चर किया, या पकड़ के चलोगे पुर्तगाल, स्पेन ने पूरे साउथ अमेरिका को कैप्चर कर दिया, या अफ्रीका की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल यूरोपियन सेंटर्स पावर के ऊपर आए। साउथ ईस्ट एशिया को डच लोगों ने कैप्चर किया। ये सब परिस्थितियों के कारण आपकी यहाँ पे जो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस होती है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी उसको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। हमको यही देखना है कि ये जो लोकल कम्युनिटीज़ को अफेक्ट किया गया था, ये कैसे किया था और उसकी इम्पैक्ट किस तरह से रहती है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको इंडिया के जो पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में बता दिया था कि जैसे कि इंडिया के अलग अलग जो नोमैडिक कम्युनिटी है, जो पेस्टोरल लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी रहा करती थी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको गुज्जर बकरवाल के बारे में बताया था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो और भी लोग हैं, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे, गड्डी आपको मिलेंगे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो और भी लोग आपको जो पेस्टोरल कम्युनिटी के मिलते हैं वो है भोटिया, शेरपा एंड किन्नौरी। ये सब के सब आपको माउंटेन एरिया के अंदर पेस्टोरल लोग मिलेंगे। इसके सिवाय आपको बेसिकली धांगर करके कम्युनिटी मिलती है महाराष्ट्र के अंदर। ये भी एक पेस्टोरल कम्युनिटी है जो अपने बेसिकली भेड़ बकरियों को साथ लेकर चलती है, और उनका जीवन भी बहुत ही अलग प्रकार से आपको मिलता रहेगा। ढांगर के अलावा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको कर्नाटका और मेनली आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर आपको गोलमा, कुरुमा और कुरुबा करके 2 कम्युनिटीज मिलेंगे। ये लोग भी मेनली पेस्टोरल कम्युनिटी थे जो आज के सेंट्रल प्लेटू वाले रीजन के अंदर सेटल हुआ करते हैं।
उसके अलावा मैंने आपको डेजर्ट्स के बारे में बताया था, और भारत के अंदर जो राजस्थान गुजरात वाला रीजन है वहाँ पे आपको राइका करके कम्युनिटी मिलेगी। ये राइका बेसिकली एक मालधारी कम्युनिटी का प्रकार है जो पेस्ट्रोल इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए लोग थे, और ये लोग भी माइग्रेट किया करते थे। इनकी वे ऑफ लाइफ के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि ये कैसे अपने एनिमल्स को रखते हैं, ये किस तरह से अपने एनिमल्स का ध्यान रखेंगे, और साथों साथ अपने एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए उसको बेसिकली खरीद वेचान भी करते रहेंगे साहब। ये सब चीज़ों के ऊपर हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। अब आज का सेशन हमको देखना ये है कि कॉलोनियल रूल के कारण पेस्टोरल लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ती है। What has been the impact of the colonial rule and the pastoral life? अब colonial rule आपको पढ़ाने का इंटेंशन क्या है? Why I am teaching you why the colonial rule is important for us? colonial rule important है, उसके पीछे का कारण अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको ये देखना है कि जैसे कॉलोनियल रूल ने फॉरेस्ट लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि आपके यहाँ पे जंगल में रहने वाले जो लोग थे उनको किस तरह से इन्होंने तोड़ दिया था, पूरी तरह से एनिहिलेट किया था। उसी तौर के ऊपर जब ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद जब ब्रिटिश आते हैं, कौन आते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर लेटर ऑन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इंडिया के ऊपर जब रूल करने की शुरुआत करेगा, उसने इंडिया के पेस्ट्रोल कम्युनिटी को भी नहीं बख्शा। ये पेस्ट्रोल कम्युनिटी को कैसे परेशान किया जाता है उसके बारे में अलग अलग प्रकार के नियम और अलग अलग प्रकार के जो आपकी जो रूल्स रेगुलेशंस जो लॉज पास किए गए थे उसके कारण शोषण होने की शुरुआत होती है। अब आप समझने की कोशिश करिए व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है उसको मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो पेस्टोरल कम्युनिटी है, ये पेस्टोरल कम्युनिटी कैसे चलती है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है साहब, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे पेस्टोरल लोग जो है उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब क्यों बदल जाती है, उसके पीछे का कारण क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। पेस्टोरल लोगों की कहानी क्या चलती है, वो लोग क्या कैसे अपना जीवन जीते थे। तो मैंने आपको इनफैक्ट पहले भी बताया था और मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ कि पेस्टोरल लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसमें कांस्टेंट मूवमेंट चलता था। कांस्टेंट मूवमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, कि दे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कम्युनिटी है, यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगी, यहाँ वाली कम्युनिटी यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगी, यहाँ वाली कम्युनिटी यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगी, ये कांस्टेंट मूव करते थे। बट जैसे ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पावर के ऊपर आता है, कौन आता है साहब, जैसे ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पावर के ऊपर आया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। सो व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू पावर दे डायरेक्टेड द पेस्टोरल पीपल नॉट टू मूव अराउंड। उनको बोल दिया गया कि आप कुछ कुछ जगह के ऊपर नहीं जा सकते। उसी तौर के ऊपर पेस्टोरल को सबसे ज्यादा चीजें क्या चाहिए, उनको ग्रेजिंग ग्राउंड चाहिए होते हैं। उनको बेसिकली सबसे ज्यादा क्या चाहिए होते हैं, अपने जानवरों के लिए अंदर उनको जो घास चारा मिलना चाहिए उसके लिए आपको जमीन चाहिए। अब ये जो जानवरों को मिलने के लिए जो घास चारा की जो जमीन चाहिए होती है, ये जमीन कहां से मिलेगी, फ्रॉम वेयर दे विल गेट द लैंड साहब, है ना, क्योंकि लैंड जो है वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। तो यहाँ पेस्टोरल लोगों के साथ भी यही कंडीशन होती है साहब। और इसके लिए हमको क्या देखने को मिलता है, एनसीईआरटी कहती है द ग्रेजिंग ग्राउंड शैंक, उनकी जो कंडीशन है बहुत श्रैंक हो जाती है। देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड एंड द रेवेन्यू दे हैड टू पे हैड इंक्रीज्ड। मतलब ये है कि जब भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जब भी ये लोग अपने जानवरों को कहीं ना कहीं ट्रैवल कराते थे, तो उनको पैसे ज्यादा देने पड़ते थे साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इनकी कंडीशंस बहुत खराब होती है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट इंडिया के एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत भारी रहती है। यू माइट बी अवेयर कि कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट जो इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर रहती है उसने तो इंडिया के एग्रीकल्चर की कमर तोड़ दी थी। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, मैंने आपको एक मैराथन सेशन लिया था इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, एंड इन दिस मैराथन सेशन मैंने एक मैराथन सेशन लिया था इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, एंड इन दिस मैराथन सेशन आई हैड डिस्कस्ड कि व्हाट हैज बीन द अल्टीमेट आई वुड से इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के अंदर तो हमने देखा ही है कि रैयतवारी, महालवारी, जमींदारी, इन सब प्रकार की जो सिस्टम्स इन्होंने एस्टैब्लिश की थी, ये सिस्टम्स के द्वारा बेसिकली ऑलरेडी एग्रीकल्चर की कमर टूट गई थी। एग्रीकल्चर के अंदर इंडिया के अंदर लोकल प्रोडक्शन अभी कम हो रहा था, तो एग्रीकल्चर का स्टॉक तो कम हुआ, पेस्टोरल लोगों को भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, उनकी ट्रेड, उनके क्राफ्ट, ये सब भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। अब कैसे होंगे आप समझने की कोशिश करिए। कॉलोनियलिज्म का एक टारगेट ये था कि कोई भी एम्प्टी लैंड, या मैं कहूंगा कि पेस्टोरल लैंड जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। उनका एक ही टारगेट था कि ये जो पेस्टोरल लैंड है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल घास उग रहा है, जहां पे कोई जानवर आके खाना खा रहा था,
वो घास वाली ज़मीन है उसको कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट कर देना है? पेस्टोरल लैंड विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड फार्म्स। कल्टीवेटेड फार्म्स का मतलब क्या है दोस्तों? कि इसको पूरी तरह से ये लोग बेसिकली बदल देंगे और बोलेंगे कि आज के बाद यहाँ पे खेती होगी। समझे कि नहीं समझे? अब बेसिकली यहाँ पे जो जानवर के लोग हैं या जानवर को लेके आने जाने वाले लोग हैं, उनकी कंडीशन क्या होगी साहब? ठीक है, तो व्हाट डू वी फाइंड कि उनको कल्टीवेटेड फार्म्स के अंदर तो आने नहीं दिया गया, उनकी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई और बोला गया कि भाई तुम आज के बाद यहाँ से आओगे नहीं, यहाँ से जाओगे नहीं साहब। ठीक है, तो कॉलोनियल स्टेट की खासियत ये है कि उसने हर एक चीज को कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने फॉरेस्ट की जो लैंड थी उसको भी कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर दिया था। याद आया कि नहीं आया? उसको भी इन्होंने कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे पेस्टोरल लैंड है उसको भी कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर दिया। एक ही टारगेट था कि जहां से खेती होगी वहां से लैंड रेवेन्यू और कमा के करते रहेंगे साहब। ठीक है, जहां से खेती होगी वहां से लैंड रेवेन्यू कमा के और करते रहेंगे साहब। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको पेस्टोरल इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको मिलती रहेगी साहब। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि एक ऑफिशियल है जिसका नाम है जिप्सन। ये जिप्सन के बारे में क्या लिखा गया है? फॉरेस्ट विच इज यूज फॉर ग्रेजिंग कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस एंड इज अनेबल टू यील्ड टिम्बर एंड फ्यूल विच आर द मेन लेजिटिमेट फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कि ये लोग बेसिकली जो ग्रेजिंग वेजिंग करने के लिए अपना जंगल का उपयोग करते थे उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे साहब। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस द गवर्नमेंट वांटेड टू एक्सपांड द कल्टीवेशन। जितना कल्टीवेशन बढ़ेगा उतनी उसके लिए रेवेन्यू बढ़ेगी। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि इंग्लैंड के अंदर ये लोगों ने कल्टीवेशन के अंदर जो पेस्टोरल लैंड थी उसको कन्वर्ट कर दिया। पेस्टोरल लैंड को कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर दिया, उससे अंग्रेजों को क्या फायदा मिलने वाला था आप समझने की कोशिश करिए। अंग्रेजों को फायदा इसके लिए मिल रहा था क्योंकि इनफैक्ट जब आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे कोई भी जमीन के ऊपर तो वहां से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करोगे और प्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कुछ कुछ ऐसे क्रॉप्स है जिसके कारण अंग्रेजों को मार्केट के अंदर भी बहुत फायदा होता था, जिसे हम लोग कैश क्रॉप्स कहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस एनसीईआरटी लिखता है कि इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट कॉटन एंड व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। तो भारत के अंदर जंगल की जमीनों को कन्वर्ट किया, भारत के अंदर पेस्टोरल लैंड थी उसको कन्वर्ट कर दिया और इन सब कन्वर्जन करने के बाद इसका लाभ इंग्लैंड के अर्थव्यवस्था को होगा। इन सब के लिए इन्होंने काफी फायदा कराया। तो व्हीट कॉटन जूट याद रखेगा, ये तीनों के तीनों ऐसे क्रॉप्स है जो इंग्लैंड के अंदर काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया करते थे साहब। ठीक है, सो वी फाइंड कि जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स से इनका यही मानना था कि पेस्टोरल लैंड जो है ये प्रोडक्टिव नहीं होती है क्योंकि इसके ऊपर घास उगता है और ये घास खाली जानवर खा के चले जाते हैं, इससे उनका कोई लाभ नहीं होगा साहब। ठीक है ना? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि कॉलोनियल ऑफिशियल्स को लगता था कि जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड है वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव है, ये रेवेन्यू प्रोड्यूस करती है, ना ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर पाती है, ना ही कोई चीजें हमको रिटर्न में दे पाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ये उसको वेस्ट लैंड के रूप में कंसीडर करते थे, जिसको कल्टीवेशन के अंदर कन्वर्ट करना उनका प्राइमरी टारगेट हुआ करता था। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है ना? तो ये जो प्राइमरी टारगेट का जो आइडिया है, ये प्राइमरी टारगेट के आइडिया के द्वारा इनका यही मानना था कि भाई हो सके उतनी चीजों को हम लोग यहां से वहां लेके आ जाए साहब। ठीक है ना? तो ये पेस्टोरल लैंड की कल्टीवेशन की एक आपको पॉइंट मिलेगी जहां वेस्ट लैंड के पर्सपेक्टिव से आपको चीजें मिलती रहती है कि कैसे उसको बदलने की कोशिश की गई, किस तरह से उसको चेंज कराने की कोशिश की जाती है साहब। ठीक है, तो वी फाइंड कि पेस्टोरल लैंड वाज कन्वर्टेड इनटू वेस्ट लैंड और लेटर ऑन फिर उसको कल्टीवेशन के अंदर लाने के लिए पूरा प्लान बनता है। इन्होंने इसके लिए भारत के अंदर कानून लेके आने की शुरुआत की। भारत में इसके लिए ये 19th सेंचुरी के मिडल पोर्शन के अंदर से, मतलब कब का पीरियड होगा साहब? 1850s का पीरियड होगा जब इन्होंने नियम बनाया जिसका नाम है वेस्ट लैंड रूल्स। कौन सा नियम है? वेस्ट लैंड रूल्स। ये वेस्ट लैंड रूल्स के द्वारा इंडिया के अंदर जो भी आपके पशुधन के आधारित जो जमीन चाहिए होती थी, द लैंड दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द एनिमल्स वाज कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड साहब। ठीक है ना? सो वी फाइंड कि इन्होंने क्या कर दिया कि ये वेस्ट लैंड रूल्स के द्वारा जो भी अनकल्टिवेटेड लैंड थी, जो पेस्टोरल लैंड थी, उसको सरकार टेक ओवर करेगी और कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे वो कंट्रोल में दे देगी। So we find by this rules the uncultivated lands were taken over and given to the select individuals। कुछ कुछ इंडिविजुअल्स को गिफ्ट में देने की शुरुआत करती है सरकार और इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी मात्रा में जो पेस्टोरल लैंड हुआ करती थी, ये पेस्टोरल लैंड के ऊपर से जो जानवर चारा चरने के लिए जाया करते थे उनके राइट्स खत्म हो गए।
ये इंडिविजुअल्स को बोला गया कि आप जाइए यहाँ पे खेती करने की शुरुआत करिए, सरकार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी, सरकार आपको सेटलमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ मदद करेगी, आपको अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। अब ये क्यों करना था गवर्नमेंट को? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता था कि कोई भी इंसान एकदम है ना बेकार ज़मीन के अंदर या घास फूस वाली ज़मीन के अंदर क्यों सेटल होगा। तो गवर्नमेंट ने उसको एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की, और जो भी खास करके आपके जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके लिए आपको ये बहुत ही मैटर करेगा, क्योंकि ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहते थे कि भाई इनफैक्ट है ना कोई बिजनेसमैन आके वहाँ पे सेटल हो, कोई ना कोई ऐसा बड़ा ज़मींदार कोई सेटल हो जाए जिसके कारण वहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा साहब। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाट डू वी फाइंड कि जब इन्होंने गांव के आजू बाजू वाले रीजन्स जो थे उसको इन्होंने कल्टीवेबल वेस्ट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू किया, तो जनरली गांव के मुखिया जो हुआ करते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेडमैन ऑफ द विलेजेस, उनको बोला जाता था कि ये ज़मीन अब तुम्हारे कंट्रोल में आ गई है, तुम यहाँ पे खेती करो। एक्चुअली पहले की इस आपको सिस्टम बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू द सिस्टम हाउ द ओल्ड विलेजेस यूज्ड टू फंक्शन बिफोर द एंट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। एक्चुअली क्या कहानी है कि से फॉर एग्जांपल ये आपका विलेज है साहब, ठीक है ना, तो गांव के अंदर जो घर होते हैं वो तो थोड़े दूर दूर होंगे आपके, यू माइट हैव सीन कि कोई भी विलेज होता है उसके अंदर घर जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, एकदम नज़दीक में नहीं मिलेंगे आपको। और विलेज के आजू बाजू की बाउंड्री के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको खेत मिलेंगे, मतलब फार्म्स जो होते हैं वो जनरली गांव के बाहर होंगे साहब। और जनरली क्या होता है कि ये जो फार्म्स होते हैं, ये फार्म्स के अंदर भी बहुत सारे किसान वहां पे ही अपना छोटा सा खोली बांध के रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो कहानी क्या है कि हर एक गांव जो होगा, एवरी विलेज विल हैव द आउटस्कर्ट्स ऑन द फार्म्स, उसकी जो बाउंड्री है, रेवेन्यू बाउंड्री है, वहां पे आपको कहीं ना कहीं बेसिकली क्या मिल जाएगा, आपको खेत मिल जाएंगे। और गांव के अंदर जितने भी एनिमल्स है, जितने भी आपके घास चारे के लिए उनको जो भी चारा चाहिए होता है, तो गांव के अंदर ही एक छोटी सी जमीन होती है जिसको बेसिकली इन्होंने गौचर लैंड के रूप में कन्वर्ट करके रखा होता है। गौचर लैंड बेसिकली यहाँ लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको एक टर्म मिलेगी। ये टर्म लोकल टर्म है, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट मैं जहाँ रहता हूँ उसको गौचर कहते हैं। गौचर इसके लिए क्यों, क्योंकि गायों और भैंसों को चरने के लिए ये जगह है। समझ में आया कि नहीं आया? गाय और भैंस को चरने के लिए ये जगह है, जिसे बेसिकली पेस्टोरल लैंड के रूप में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए कि हर एक गांव के अंदर इतनी लार्ज स्केल क्वांटिटी ऑफ लैंड यहाँ पे अगर साइड में पड़ी रहती है, और अंग्रेजों को लग रहा है कि ये लैंड का प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा है, और अंग्रेज यहाँ पे आए थे पैसा बनाने के लिए, तो अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज देख रहे हैं कि यार गांवों के अंदर इतनी सैकड़ों मात्रा के अंदर जमीन ऐसे ही वेस्ट पड़ी रही है, 4-5 गाय भैंस के लिए आप इतनी बड़ी जमीन को क्यों साइड में अलॉट करके रखे हो? इट्स बेटर कि ये जमीन हम लोग हमारे हाथ में ले लेते हैं। और अंग्रेजों की तो एक नियम हुआ करती थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ के द्वारा हर एक चीज को करना। कोई भी चीज अंग्रेज इनफैक्ट भारत के अंदर लागू करते थे उसमें रूल ऑफ लॉ हमेशा मैटर करता था। और ये रूल ऑफ लॉ के द्वारा इन्होंने भारत के अंदर जो पेस्टोरल लैंड हुआ करती थी, ये पेस्टोरल लैंड को अपने कंट्रोल में लेने की शुरुआत की। अब ये जमीन किसको दिया जाएगा? तो पहले गांव के मुखिया को ही दे दिया गया। अब ये देखो, इससे दो फायदा होगा। ये जो विलेज का हेडमैन था, इसका गांव के ऊपर पकड़ भी होगा, क्योंकि ये लोग जो होते हैं, हेडमैन जो होते हैं, वो कौन होते हैं साहब? गांव के अंदर आप सरपंच बनते हो, गांव के अंदर मुखिया बनते हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दबंग लोग होंगे। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, ये वो लोग होंगे जिनका गांव के ऊपर पकड़ होगा। अगर कल उठ के ये विलेज के अंदर एक जमीन का टुकड़ा है जो गाय भैंस के चरने के लिए अलग से अलॉट किया गया था, राइट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, बट बिकॉज द ब्रिटिश केम इनटू द पिक्चर, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया, गांव वाले रेजिस्ट भी करेंगे। तो गांव वाले इसके सामने रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई साहब ये बंदा तो डॉन है गांव का। ये जो इंसान बैठे हैं यहाँ पे, सरपंच साहब बैठे हैं, मुखिया साहब बैठे हैं, या आपके दबंग बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही थोड़ी ऐसे ही आपके सरपंच बन गए, मुखिया बन गए साहब। इनके भी काफी अपने पर्चे होते हैं गांव के अंदर आपने, ठीक है। तो कहानी ये चलती है कि एट टाइम्स आपकी गांव के अंदर जो पेस्टोरल लैंड थी इसको कन्वर्ट कराने के लिए अंग्रेजों ने बहुत बड़ी साजिश की। और गांव वालों की जो एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हुआ करती थी, इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ये पता नहीं आप में से कितने लोगों ने एनवायरमेंट के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है रिसोर्सेज के अंदर, बट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हर एक गांव के अंदर आपको मिलता है। जैसे आपको कुआं मिल जाता है,
जैसे अगर आप देखोगे तो आपको तालाब मिल जाता है। दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो आपको विलेजेस के अंदर दिखते हैं साहब, ठीक है। अब कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी इन दिस केस। हाँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही कॉलोनियलिज्म आया, कॉलोनियलिज्म ने ये सब जमीन जो है उसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया और गांव के जो हेडमैन थे ये हेडमैन को इनको देने की शुरुआत कर दी साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि लैंड्स वर टेकन ओवर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्स यूज्ड बाय द रेगुलर पेस्टोरलिस्ट। बहुत सारी जमीन ऐसी थी जहां पे ऑलरेडी गाय भैंस के चरने के लिए डेली वहां पे जानवर जाया जाते थे, उनको अंग्रेजों ने टेक ओवर कर दिया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही कल्टीवेशन का एक्सपांशन हुआ, जो जमीन बेसिकली जानवरों के लिए रखी गई थी उसको वहां पे बेसिकली क्या किया गया है, आपने खेती के अंदर कन्वर्ट कर दिया और आपके यहाँ पे जो पेस्टोरल लैंड है उसकी कमी पड़ जाती है। अब आप मुझे बताइए कि द मोमेंट पेस्टोरल लैंड इज कन्वर्टेड इनटू एन एग्रीकल्चरल लैंड, इसको कन्वर्ट करके अगर आपने कल्टीवेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये होगा कि ये जो जमीन के ऊपर जो जानवर डिपेंडेंट है, ये जानवरों को घास चारा कौन देगा? हु विल गिव देम द फॉडर, हु विल गिव देम दी, आई वुड से उनको जो खाने के लिए जो भी चीज चाहिए होता है, उनको जो फूड चाहिए होता है वो कौन देगा साहब, है ना। क्योंकि ये जमीन से ही आया करता था। जानवर हमारी तरह थोड़ी रोटी सब्जी और तंदूरी खा लेंगे साहब, हाँ, वो थोड़ी पिज्जा बर्गर और पास्ता खा लेंगे। उनके लिए तो एक ही खाना होता है कि जो नेचुरली फाइबरस फूड होगा वही खाएंगे साहब, और उनको तो घास चाहिए खास करके। अब घास बचा ही नहीं है क्योंकि जमीन नहीं बची है। जमीन कहाँ गई? अंग्रेजों ने ले ली साहब। तो उसी के कारण क्या होता है कि इन्होंने जमीनों के अंदर जो अपना अधिग्रहण किया है उसके द्वारा इन्होंने सब जमीनों को खत्म कर दिया और जानवरों को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। देयर विल बी अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द एनिमल्स। तो मैं आता हूँ उसके ऊपर कि कैसे इसके ऊपर इम्पैक्ट होती है। इसके अलावा आप दूसरी पॉइंट इसके अंदर से लिखी गई है एनसीईआरटी के अंदर, वो ये लिखी गई है कि इन्होंने बहुत सारे जंगल के कानून भी पास किए। अगर आपको याद होगा कि मेनली इनफैक्ट ये जो पेस्टोरल लोग हैं, ये पेस्टोरल पीपल एट टाइम्स फॉरेस्ट के अंदर भी जाया करते थे फॉर द ग्रेजिंग पर्पस। ये लोग क्या करते थे कि अपने जो जानवर है, ये जानवरों को बेसिकली जंगल में छोड़ देते थे, अपने साथ चलते थे और थोड़ा बहुत छोड़ देते थे। अब अंग्रेजों ने जब जंगल के कानून पास किए गए तो फॉरेस्ट के द्वारा, हमने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि व्हेन द फॉरेस्ट एक्ट वाज पास द डोर्स ऑफ द फॉरेस्ट वाज क्लोज डाउन। जंगल के जो रास्ते थे वो उन्होंने बंद कर दिए। कैसे बंद कर दिए? कानून पास करके कर दिए और बोल दिया कि भाई आज के बाद तुम जंगल के अंदर जा नहीं सकते, आज के बाद तुम्हारा अधिकार यहाँ पे खत्म हो गया है। सो वी फाइंड कि मेनी ऑफ द फॉरेस्ट विच वर प्रोड्यूस्ड कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर्स लाइक डिओडर साल वर डिक्लेयर्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। और कोई भी एरिया जब रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में आ जाता है तो वहां पे पेस्टोरिस्ट लोगों को बोल दिया जाता है कि तुम आज के बाद यहाँ पे जा नहीं सकते। अब पेस्टोरिस्ट अपने गांव के अंदर जो जमीन थी वो तो आपने एनिमल या कल्टीवेशन के अंदर कन्वर्ट कर दी। ये पेस्टोरिस्ट लोग थे वो शायद जंगल में जाके कुछ खाना पीना अपना चला सकते थे, अपने जो जानवरों को, अपने जो मवेशी थे वो मवेशी को बेसिकली कुछ खाना पीना जंगल से घास फूस से खिला सकते थे। जंगल में जाने का भी अधिकार कर दिया आपने, बंद कर दिया है साहब। तो इन सब सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, ये फॉरेस्ट एक्ट अगर आपको याद होगा 1865 अमेंडमेंट इन 1878 एंड लेटर ऑन इन 1927, ये फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा इन्होंने पूरी तरह से जंगल के रास्ते बंद कर दिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि हमारे यहाँ पे जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उनका खाना पीना, उनके यहाँ पे पूरी की पूरी जो प्रैक्टिसेस थी उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उनकी थोड़ी बहुत कस्टमरी राइट्स थी वो अंग्रेजों ने रखी थी। कस्टमरी राइट्स का मतलब क्या होता है कि परंपरागत ये लोग बेसिकली छोटा मोटा जो भी एक जगह से पहले से ही अपने जानवरों को चराते थे वहां पे उनको चराने का अधिकार था, बट वहां पे भी उनके रिस्ट्रिक्शन जो थे वो बहुत बुरी मात्रा में लगा दिए थे। अब रिस्ट्रिक्शंस आप कोई भी चीज के ऊपर लगाते हो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू इट मीन दैट, उसका मतलब ये होगा कि अब आगे की जो मूवमेंट है वो फ्रीली नहीं हो पाएगी साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ये जो पूरी की पूरी पेस्टोरल इकोनॉमी है, पेस्टोरल कम्युनिटी का जो मूवमेंट है उसको रोकने की कोशिश की है। इनफैक्ट अंग्रेज़ों का मानना था कि आप जितने गाय भैंसों को चराने के लिए लेके जाते हो वो सब जंगल के अंदर छोटे मोटे जो पौधे होते हैं, छोटे मोटे झाड़ की जो डालियाँ होती है उसको बेसिकली ये तोड़ देते हैं। क्योंकि जब जानवर चलते हैं तो हर्ड्स के अंदर चलते हैं। यू माइट हैव अवेयर
कि जानवर बेसिकली एक दो नहीं चलता। अगर भेड़ बकरियां चल रही है तो 50-100 भेड़ बकरी एक साथ चल रही होगी। अब 50-100 भेड़ बकरी एक साथ चल रही है तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जंगल में जो छोटे पौधे होंगे उसको तोड़ दिया जाएगा साहब, ठीक है ना। सो वी फाइंड द ब्रिटिश ऑलवेज थिंक कि ये जो छोटे मोटे पौधे उग रहे हैं, सैपलिंग्स उग रहे हैं, उसको तोड़ा जा रहा है। एट टाइम्स बेसिकली अगर छोटे पौधे होते हैं तो आपकी भेड़ बकरी उसको चबा के खा जाती है। तो इसके लिए अंग्रेजों को लग रहा था कि जो नए झाड़ होते हैं वो उगते नहीं हैं। और मैंने आपको नए झाड़ के बारे में बताया था कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत के अंदर कमर्शियल फॉरेस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। कमर्शियल फॉरेस्ट्री के द्वारा यहाँ से जो वुड निकलेगा, जो टिम्बर निकलेगा, उसका ये लोग फर्नीचर से लेके, रेलवे से लेके, इनफैक्ट है ना, कोल बनाने से लेके अलग अलग चीज़ों में यूज़ करेंगे। अगर झाड़ उगेगा ही नहीं तो लकड़ा कहाँ से मिलेगा? और झाड़ क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे मवेशी, यहाँ पे हमारे पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग अपने जब जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, when they will be moving from one place to other place while taking the animals with themselves, there can be a possibility कि छोटे मोटे पौधे और पेड़ को खा जाएंगे, उसके कारण आगे का ग्रोथ नहीं होगा। अंग्रेजों को इसके कारण कमर्शियल लॉस हो रहा था। सादी भाषा में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजों को इसके कारण बहुत बड़ा कमर्शियल लॉस हो रहा था। ब्रिटिश रियलाइज किया ये तो हमारे लिए आर्थिक रूप से नुकसान है, ये आर्थिक नुकसान ना हो इसके लिए बेसिकली इन्होंने जंगल के कानून निकाले। ये जंगल के कानून, आपके जमीनों के कानून, उसके द्वारा पूरे के पूरे आपकी जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया गया। अब आप समझने की कोशिश करिए, आपको एनसीईआरटी लिखती है कि द फॉरेस्ट एक्ट चेंज द लाइफ ऑफ द पेस्टोरलिस्ट। ये जो कानून थे उसके द्वारा पेस्टोरलिस्ट का लाइफ पूरी तरह से बदल दिया गया। इनको बोल दिया गया कि आज के बाद आप जंगल के अंदर जा नहीं सकते। जो एक टाइम के ऊपर उनके लिए बहुत अच्छा फॉडर का और बहुत अच्छा खाने पीने की इनफैक्ट एक जगह होती थी अपने जानवरों के लिए। इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि जहां जहां ये लोग जाते थे वहां इनको थरली रेगुलेट किया गया। इनको रेगुलेट करने का मतलब ये था कि अब इनको बोल दिया गया कि तुम आज के बाद यहाँ नहीं मूव कर सकते, तुम आज के बाद वहां नहीं मूव कर सकते। अगर तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको परमिट लेनी पड़ेगी। यू कैन इमेजिन कि ये वो लोग थे जो सेंचुरीज से, मैं कहूंगा कब से साहब, सेंचुरीज से। सेंचुरीज का मतलब क्या होता है साहब, ये सदियों से इस प्रकार का मूवमेंट चल रहा था। इनका मूवमेंट आज का नहीं है, ये सदियों से इस प्रकार का नोमैडिक मूवमेंट करते थे साहब। पहाड़ी विस्तार हो या जमीनी विस्तार हो, सब जगह के ऊपर आपको ये पेस्टोरल कम्युनिटी मिलेगी जिनका बहुत ही मैं कहूंगा रोल प्ले है इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एज वेल। अब हर जगह पे परमिट ला के ला दिया। जंगल में रहने वाले आदिवासी थे उनके लिए भी परमिट सिस्टम क्रिएट कर दिया। पेस्टोरल लोग जो बेसिकली पशुधन का काम करते हैं, जो जानवरों का, मवेशियों का काम करते हैं, उनके लिए भी परमिट ला दिया साहब। उनको बोल दिया गया कि तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अगर तुम एक जंगल के अंदर भी जा रहे हो तो तुमको अपनी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अंदर परमिट सिस्टम के अंदर टाइम लिखा जाएगा कि तुम कितने बजे एंटर कर रहे हो, कितने बजे बाहर जा रहे हो, और तुमको उसी टाइम को फॉलो करना है। और कितने दिन जंगल में निकालने हैं वो भी आपके लिए फिक्स हो जाएंगे। सादी भाषा में इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इनके जानवरों को खाना पीने का प्रॉब्लम होगा। जब जानवरों को खाना नहीं मिलेगा तो दूध आपका जो जानवर दे रहा था, द एनिमल, क्योंकि ज्यादातर इनके पास जो भी एनिमल्स है वो सब मिल्चिंग एनिमल्स थे, या जानवरों की जो, मैं कह सकता हूँ कि उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी आपके पेस्टोरल लोगों की, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। उनकी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत फंडामेंटल चेंज होने की शुरुआत हो जाएगी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि पेस्टोरल ऐसे ऐसे एरिया के अंदर अब नहीं जा सकते जहाँ पे उनको घास मिल सकता था। इनको बेसिकली वहाँ पे ही जाना होता था जहाँ पे इनफैक्ट अंग्रेज़ों ने इनको परमिट दी थी। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है जहाँ पे इनके एंट्री और डिपार्चर के टाइमिंग को फिक्स करना, इनको जंगल के अंदर कितने दिन निकालना है वो सब फिक्स करना, साथों साथ इनको बेसिकली जो अच्छा जो ग्रीन पैस्चर्स है वहाँ पे अलाउ ना करना, ये सब चीज़ें दर्शाती है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स अब उनके जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले ये लोग नील गगन में मुक्त, या मैं कहूँगा कि ज़मीन के अंदर विदाउट बॉर्डर्स घूमने वाले लोग थे। ये वो लोग थे जो बेसिकली विदाउट बॉर्डर्स अपना जीवन चलाते हैं। इनफैक्ट ये जो गुज्जर कम्युनिटी है, ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब जो आपका एलओसी वाला रीजन है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी दोनों साइड ऑफ बॉर्डर से। पर अभी बॉर्डर क्रिएशन के कारण या एलओसी के कारण अभी तो ये सिक्योरिटी इशू है, बट ये मूव नहीं कर पाएंगे। बट पहले तो ये लोग पहाड़ी विस्तार में यहाँ से वहाँ आराम से मूव किया करते थे।
इनके लिए अपनी जो जानवर और अपने जो पशुधन है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको कंजर्व करना, उसके ऊपर से अपनी जो गुजरान चलाना, वही सबसे प्राइमरी वे ऑफ लाइफ था। अंग्रेजों के आने के बाद पूरी तरह से सिस्टम बदल जाती है। ये अंग्रेजों के सिस्टम के द्वारा परमिट सिस्टम आने के बाद इनफैक्ट अगर कोई आपके पेस्टोरल कम्युनिटी के लीडर ने, कोई इंसान जानवर के अंदर जानवर के साथ लेके फॉरेस्ट में गया है और फॉरेस्ट में अंदर रहने के बाद अगर उसने कोई नियम कानून तोड़ दिए है, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको फाइन भी लगेगा, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको पेनल्टी भी दी जाएगी। और अगर आप जंगल से घास फूस के साथ साथ कुछ और चीज़ें तोड़ के आ रहे हो, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑलरेडी उस टाइम के अंदर करप्शन का इनके ऊपर आरोप लग रहा था, ये सब बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पनिश भी करते रहेंगे साहब, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, हाँ, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से दिख रही है कि वो है ना कि जो पेस्टोरल लोग हैं उनको बहुत परेशान किया गया है, उनको बहुत बुरी तरह से पनिश भी किया गया है साहब, ठीक है। तो इसके कारण ही हमको देखने को मिलता है कि ये जो पेस्टोरल लोग हैं, ये पेस्टोरल लोगों को बहुत परेशान किया गया। अब देखिए यहाँ पे 1920 का एक रिपोर्ट है, देयर इज अ रिपोर्ट दैट हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल। 1920 का एक रिपोर्ट है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ये जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है, इसके द्वारा हमको देखने को मिल रहा है कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर से हो रही है एंड हाउ दी बेसिकली रिपोर्ट आइडेंटिफाइज। हाँ, मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बता रहा था कि रिपोर्ट की क्या कंडीशन है। रिपोर्ट के अंदर बेसिकली लिखा गया है कि एग्रीकल्चर के अंदर ये पेस्टोरल कम्युनिटी का क्या रोल प्ले साहब, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, द एक्सटेंट ऑफ एरिया अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग हैज गॉन डाउन ट्रेमेंडसली विद द एक्सटेंशन ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन because of increasing population, extension of irrigation facilities, acquiring the pasture for the government purpose, for example defense, industrial and agriculture and experimental farms। आप देखने की कोशिश करिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो ग्रेजिंग के एरियाज है ये नीचे गए हैं, दे हैव गॉन डाउन ट्रेमेंडसली। मतलब क्या होता है कि पहले जो बेसिकली ग्रेजिंग के लिए आपको ज़मीन मिलती थी, बहुत बड़ी मात्रा में मिलती थी, अब कम मिल रही है। क्यों? क्योंकि 1920s तक आते आते सिचुएशन खराब हो जाती है। एक प्राइमरी रीज़न आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ द ब्रीडर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज लार्ज हर्ड्स। जो बड़े बड़े बेसिकली अपने है ना हर्ड्स को चलाने का काम करते थे, हर्ड्स को रखने का काम करते थे, उनको डिफिकल्टी हो रही है। दस देयर अर्निंग्स हैव गॉन डाउन। इनके अर्निंग बहुत कम हो गए क्योंकि पेट्रोल लोग, अब ज़मीन खत्म हो गई तो अभी गाय भैंस को खाना क्या खिलाएंगे साहब, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द लाइफ स्टॉक हैज डिटीरियोरेटेड। उनके गाय भैंस की जो क्वालिटी है वो भी डिटीरियोरेट हो गई। पहले हट्टे कट्टे गाय भैंस हुआ करते थे साहब, है ना, 10-12 लीटर से ज़्यादा इनफेक्ट दूध दिया करते थे, अब वो भी नहीं हो रहा है साहब। द डाइटरी स्टैंडर्ड्स हैव फॉलन एंड इनडेप्टेडनेस हैज इंक्रीज्ड। व्हाट डज दैट मीन माय फ्रेंड, आप समझने की कोशिश करिए इसका मतलब क्या होता है। हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट यहाँ से समझ में आ रही है, एक चीज़ हमको क्लियर कट समझ में आ रही है कि द मूवमेंट पेस्टोरल वे ऑफ लाइफ जो थी, पेस्टोरल वे ऑफ लाइफ जो थी, उसको कॉलोनियलिज्म ने क्या इम्पैक्ट किया है, हाउ द कॉलोनियलिज्म हैज इम्पैक्टेड। कॉलोनियलिज्म ने इम्पैक्ट कर दिया, इनकी वे ऑफ लाइफ को चेंज कर दिया और कल्टीवेबल लैंड का एक्सपांशन हुआ, कल्टीवेबल लैंड का एक्सपांशन हुआ और आपकी पेस्टोरल लैंड की कमी हो गई। पेस्टोरल लैंड की जब कमी होती है, व्हेन द पेस्टोरल लैंड इज डिक्रीज्ड, व्हाट डू वी फाइंड, देयर इज अ चेंज इन वे ऑफ लाइफ। और ये चेंज कैसे आया, तो अभी मैंने आपको बताया कि इनकी इनकम जो है वो डाउन होती है, इनकी फूड हैबिट्स डाउन होगी, इनके लाइफ स्टॉक की क्वालिटी, इनके पास जो जानवर हट्टे कट्टे हुआ करते थे वो खराब हो गए। इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो ये लोग अपनी यहाँ पे इनफैक्ट है ना इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाते हैं और इनको इनडेप्टेडनेस का शिकार बनना पड़ता है। ये 1920 के दशक का एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 1928 के अंदर आया था। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पूछा जा सकता है रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ये कब इनफैक्ट अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है साहब, ठीक है ना। आप देखिए मैं आपको एनसीईआरटी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ द क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड, और अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है ना। तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या लाइवस्टॉक के बारे में लिखा था कि नहीं लिखा था। आज की तारीख में भी आप देखिए हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सब कुछ साथ में ही है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है साहब, ठीक है, बोथ आर सेम ओनली, क्योंकि इवेंचुअली ये दोनों इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, तो उसको इंटरकनेक्टेड वे के अंदर ही आपको ढूंढना देखना पड़ेगा साहब, ठीक है। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमको देखने को मिला कि कॉलोनियल वे ने, या कॉलोनियल आपकी जो लाइफ थी या कॉलोनियल रूल्स थे, उसने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी को नहीं बख्शा। और नहीं बख्शने के कारण हमको ये समझ में आ रहा है कि उसने पेस्टोरल लोगों को पूरी तरह से बदल दिया। अब कॉलोनियलिज्म ने किन किन लोगों को इम्पैक्ट किया आप समझने की कोशिश करिए। कॉलोनियलिज्म ने एक तो फॉरेस्ट की लाइफ के अंदर रहने वाले जो लोग थे, फॉरेस्ट लाइफ को इम्पैक्ट किया, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा। अभी मैंने आपको पेस्टोरल लाइफ के बारे में बताया, इनको इम्पैक्ट किया, बदल दिया। अब तीसरे आपको कुछ कम्युनिटी मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं नोमैडिक कम्युनिटी साहब, है ना। अब नोमैडिक कम्युनिटी ऐसे तो आप देखोगे तो पेस्टोरलिज्म के साथ ही जोड़ सकते हैं, पर इनकी एक अलग से आइडेंटिटी भी होती है। ये वो लोग होते हैं एट टाइम्स जानवरों को साथ में लेके चलते भी है, विदाउट एनिमल्स भी एट टाइम्स चले जाते हैं। इनका भी काम यही है कि ये भी एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, और जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, भटकते हैं, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ राजस्थान से कुछ चीज़ें इनफैक्ट लेके आएंगे, और ये चीज़ें लेके ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे और महाराष्ट्र में बेच देंगे। समझ में आया। महाराष्ट्र से फॉर एग्जांपल ये नोमैडिक कम्युनिटी जा रही है आज के तमिलनाडु के अंदर, तो महाराष्ट्र में जो लोकल प्रोडक्शन, कोई सामान, कोई वस्तु मिल रही होगी या प्रोड्यूस हो रही होगी, उसको ये लोग वहां से खरीदेंगे और उसको बेच देंगे तमिलनाडु में जाके। तो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इनका काम ही था साहब नोमैडिक वे के अंदर अपनी लाइफस्टाइल को जीना। हंटर गैदरर्स नहीं हुआ करते थे, पर दे वर मेनली द नोमैडिक पीपल। जो इंडिया के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज आपको मिलेगी जो एक जगह से दूसरी जगह जानवरों के साथ, बिना जानवरों के साथ भी ये लोग ट्रैवल किया करते थे, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट किया करते थे। अब जब कॉलोनियलिज्म आता है तो कॉलोनियलिज्म ने इनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, कॉलोनियलिज्म ने इनकी लाइफ के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। तो हम लोग को अभी यही देखना है कि हाउ कॉलोनियलिज्म इम्पैक्टेड द वे ऑफ लाइफ ऑफ द नोमैडिक कम्युनिटी साहब, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ब्रिटिशर्स ये जो नोमैडिक कम्युनिटी के लोग थे, इनके ऊपर हमेशा सस्पिशन में देखा करते थे। क्यों सस्पिशन में देखा करते थे? क्योंकि इनकी वे ऑफ लाइफ जो है वो फिक्स नहीं हुआ करती थी। समझे कि नहीं समझे? इनकी वे ऑफ लाइफ कैसी फिक्स नहीं हुआ करती थी। फिक्स नहीं होने का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन माय फ्रेंड्स साहब? उसका मतलब ये होगा कि अब ये जो ब्रिटिश लोग हैं साहब, उनको लग रहा था कि ये नोमैडिक लोग यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं, इनका यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, क्योंकि इनकी जो लाइफस्टाइल है इसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह गई है साहब, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है कि जब जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन चीज़ों को देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि ये नोमैडिक लोगों को हमको काबू में लेना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये लोग रेजिस्ट भी बहुत किया करते थे ब्रिटिश रूल को साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि ऐसे कोई भी ट्रेडर्स जो एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते हैं, ऐसे कोई भी व्यापारी या कोई भी क्राफ्टमैन या ऐसे कोई भी पेस्टोरल लोग जो इनफैक्ट अपनी कम्युनिटी के साथ लेके चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह अपने कामकाज के चक्कर में या अपने जानवरों के चक्कर में ये लोग मूवमेंट करते थे, तो अंग्रेज़ों को लगता था कि इनको काबू में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर काबू में नहीं रही है तो हमारे सामने विद्रोह कर सकते हैं साहब, ठीक है ना। So what do we find? The British official distrusted the mobile craftsmen, जो बेसिकली आपके अलग अलग प्रकार के कारीगर होते हैं जो अलग अलग चीज़ें बनाते थे। आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव के अंदर अलग अलग चीज़ें बनाने वाले बेचने आते थे। मतलब से फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज हो गया, आपका कांसा हो गया, या आपका कॉपर हो गया, आपका तांबा हो गया, उनकी चीज़ें बेचेंगे साहब। कोई कोई अलग अलग प्रकार की लकड़ी की कोई कारीगरी लेके आया, कोई मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए आ गया, मिट्टी के आपके खिलौने बेचने के लिए आ गया, लकड़े के खिलौने बेचने वाले। तो बहुत सारे क्राफ्टमैन थे गांव के अंदर, एक जगह ठेला बनाते थे, 2-3 दिन 4 दिन तक ये लोग रुकेंगे और बेसिकली जो भी वहाँ पे मार्केट था वहाँ पे ये लोग बेचते करते थे, ठीक है। तो इनकी एक पूरी अपनी वे ऑफ लाइफ थी, ट्रेडर्स की थी। ये लोग बेसिकली अलग अलग जगह पे घूमते रहते थे, या पेस्टोरिस्ट लोग हैं जो अपने जानवरों को लेके यहाँ से वहाँ घुमा करते थे। इनका बेसिकली जो वे ऑफ लाइफ था फिक्स नहीं था। कॉलोनियल गवर्नमेंट का बहुत ही क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था
कि हम लोग पब्लिक को अपने कंट्रोल में तभी ले सकते हैं जब वो सेटल्ड होगी। समझ में आया कि नहीं आया? आप समझने की कोशिश करिए। इफ यू वांट टू रूल ओवर अ क्लास ऑफ पीपल, आपके लिए इजी कौन सा है? एक कम्युनिटी है जो है सेटल्ड है, दूसरी कम्युनिटी है जो सेटल्ड नहीं है। आपके लिए न्यूसेंस कौन क्रिएट करेगा? न्यूसेंस वही बंदा क्रिएट करेगा जो घूमता रहता है। जो बंदा एक जगह के ऊपर सेटल्ड है उसके ऊपर आप वॉच रख सकते हो। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, है ना, बिग बॉस इज वॉचिंग यू। आपको पूरी तरह से वो कंट्रोल में ले सकता है। अंग्रेजों को पता था कि अगर उनको अपना रूल को इंडिया में स्ट्रांग करना है, अंग्रेजों को पता था कि उनको इंडिया के अंदर अपनी जो सिस्टम है उसको और टाइट करके रखना है, तो उनको ये जो नोमैडिक कम्युनिटी है उनको कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी है। और पेस्टोरल लोगों के लिए कानून लेके आए, बट बाकी सारे लोग जो थे उन लोग के लिए कानून नहीं लेके आ रहे थे। और इसी के कारण इनफैक्ट अंग्रेज चाहते थे कि हम लोग इनको सेटल करा दे। जितने भी नोमैडिक लोग हैं उनको टाइट कर दिया जाए, एक जगह के ऊपर सेटल करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब इनको आप गांवों के अंदर सेटल कराओगे, उनको एक फिक्स जगह के ऊपर सेटल कराओगे, तो उनकी पूरी की पूरी उनके ऊपर आप वॉच रख पाओगे। उनकी हिस्ट्री आपको पता होगी कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इंक्लूडिंग इन लोग को कोई एक खेत की जमीन के ऊपर भी सेटल करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहां से आपको रेवेन्यू भी मिलेगा। जब आप नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जीते हो तो आपको वहां पे रेवेन्यू मिलने का भी प्रॉब्लम होगा साहब, होगा कि नहीं होगा, है ना? क्योंकि आज आप एक गांव के अंदर हो, 4 दिन के बाद दूसरे गांव में चले जाओगे, 10 दिन के बाद तीसरे गांव के अंदर चले जाओगे, तो होगा क्या इन सब के अंदर? घुमा फिरा के आप समझने की कोशिश करिए कि आपके मूवमेंट के कारण जो अंग्रेज हुक्मरान बैठा हुआ है, द ब्रिटिश ऑफिशियल हु इज सिटिंग ऑन द टॉप, उसको लग रहा होगा कि भाई मेरे साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि मेरे को ये रेवेन्यू भी नहीं आ रही है, मैं इसके ऊपर वॉच भी नहीं रख पा रहा हूँ साहब। और इनकी पॉपुलेशन कितनी कहाँ कहाँ बड़ी है, इनकी पॉपुलेशन बेसिकली कहाँ कहाँ प्लस माइनस हो रही है वो भी नहीं हो पाएगी। जैसे ही कोई भी एक कम्युनिटी को आप सेटल करते हो तो आपको पता है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता है कि ये लोग कौन है, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले। ये सब चीज़ों के कारण हमको यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि ब्रिटिशर्स को ऐसा मानना था, ऑफिशियल्स का ऐसा मानना था कि जो लोग सेटल हो गए हैं एक जगह के ऊपर वो बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, वो बहुत ही लॉ अबाइडिंग लोग हैं। और जो लोग नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं ये सब के सब क्रिमिनल लोग हैं। अरे भाई, तुम अपने बायस के कारण हमारी एक कम्युनिटी के लोगों को क्रिमिनल कह रहे हो साहब, है ना? एंटी नोमैडिक ट्राइब्स एंड डीएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ये कानून पास किया था, अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझाता हूँ साहब। भारत के अंदर इनका सोशल स्टिग्मा कैसा था अंग्रेजों का? अंग्रेजों को पता था कि भाई सोसाइटी को कंट्रोल करना जरूरी है, और सोसाइटी को तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब सोसाइटी सेटल होगी, तो हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान पाएंगे। यहाँ तो सोसाइटी के लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में थे। और जब इतना सारा मूवमेंट हो रहा था तो नुकसान अल्टीमेटली अंग्रेजों को ही होगा, अल्टीमेटली नुकसान अंग्रेजों को ही होगा। और इसके कारण अंग्रेज क्या कहते हैं साहब, ये जो नोमैडिक कम्युनिटी है उनको क्रिमिनल का दर्जा देंगे, दे विल गिव द स्टेटस ऑफ द क्रिमिनल साहब, ठीक है? तो इन्होंने बेसिकली ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, जिनका ये नोमैडिक लोगों के सामने एक पूरी प्रकार की एक द्वेष हुआ करती थी, काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि उनके प्रति उनको जो द्रोणा थी, उन्होंने 1871 के अंदर एक कानून पास किया जिसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अगर आप देख रहे हो, दिस एक्ट वाज पास्ड एंड देयर वर सर्टेन नोमैडिक कम्युनिटीज जिनको इन्होंने बेसिकली क्या कह दिया कि भाई आप क्रिमिनल ट्राइब हो। अरे भाई, तुम्हारे सामने ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह रहे, तुम्हारी वे ऑफ लाइफ में वो है ना कि सेट नहीं हो पा रहे, तो तुम उसको क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दोगे? अंग्रेज इनफैक्ट इतने बड़े, मैं कहूंगा कि शोषण करता थे, इन्होंने अपने हिसाब से सोसाइटी का इंटरप्रिटेशन निकाला। अरे ये वो लोग हैं जो सदियों से इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। अब मैं आपको एक कम्युनिटी के बारे में बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपको एक कम्युनिटी का नाम पता होगा, बंजारा कम्युनिटी। ये बंजारा कम्युनिटी की खासियत ही ये है दोस्तों कि ये लोग ट्रेडिशनली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं, दे आर कीप ऑन मूविंग, एंड ये सदियों से कर रहे हैं। बंजारा कम्युनिटी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी कब पावर के ऊपर आया था आप समझने की कोशिश करिए, व्हेन ही केम टू पावर साहब, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारास के बारे में लिखा है, और अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ये बंजारा कैसे अपना जीवन जिया करते थे साहब, ठीक है?
अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया। ये एक्ट के द्वारा इन्होंने बहुत सारे कम्युनिटी के लोग थे जो नोमेडिक लोग थे, उसमें क्राफ्टमैन भी आ गए, अलग अलग प्रकार के कारीगर आ गए, कुछ कुछ प्रकार के व्यापारी ये बंजारा आ गए, या कुछ कुछ पेस्टोरलिस्ट थे, इनको क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दे दिया। आप समझने की कोशिश करिए, इनको एट टाइम्स डीएनटी बोला गया था, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स का मतलब क्या है साहब? इनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया, इनको कानूनी प्रावधान से बाहर निकाल दिया गया, इनको पूरी तरह से आइसोलेट किया गया। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको यहाँ पे मिलेगी व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स का मानना ये था, उनके खुद के पर्सनल बायस के कारण, जिनका ये बहुत ही क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के कुछ कुछ कम्युनिटीज़ को इनफैक्ट इन्होंने क्रिमिनल का दर्जा दिया और कहा कि ये लोग जन्म से ही क्रिमिनल होते हैं। अरे भाई, जन्म से कोई क्रिमिनल होता नहीं है, तुम्हारे बायस के कारण तुमने इसको क्रिमिनल का स्टेटस दिया। ये तो नोमेडिक लोग हैं, बंजारे लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने वाले लोग हैं साहब। और इस तरह से बेसिकली इनको बोला गया है कि आप नोमेडिक कम्युनिटी लोग हो, आपके लिए इनफैक्ट क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया गया है। और जो जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर आती है, उनको बेसिकली अब एक जगह के अंदर सेटल हो जाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो व्हाट डू वी फाइंड? हमको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों? हमको क्लियर कट चीज़ें देखने को मिल रही है कि ब्रिटिश जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इंडिया के अंदर बेसिकली जो आपके नोमैडिक कम्युनिटी के लोग थे उनका भी उतना ही शोषण करेंगे जितना पेस्टोरल लोगों का और फॉरेस्ट के लोगों का किया है। तो यू कैन इमेजिन कि यार किसी को क्रिमिनल बोल देना, यार हाउ कैन यू कॉल समवन अ क्रिमिनल पर्सन? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे उसको आप एक एक डेफिनेशन के थ्रू बोल देते हो कि कल से ये क्रिमिनल है। रे भाई, उसका क्या फॉल्ट है? हाँ, उसका क्या पर्सपेक्टिव आप बना के दे रहे हो? आप कुछ तो बताइए साहब हमको, है ना? ठीक है, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये सिचुएशन दर्शाती है कि कितना बायसनेस था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लेके साहब। हाँ, तो वी फाइंड कि इनको बोल दिया जाता था कि वंस यू आर सेटल्ड, आपको परमिट के बिना मूवमेंट का कोई अधिकार नहीं है, आपको एक गांव के अंदर कहीं ना कहीं सेटल करा दिया गया है और उसके बाद आपके पास कोई राइट नहीं रहेंगे साहब। ठीक है ना? तो आप समझने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है। ये पूछ रहा है कि यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी ऑफ नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट क्राफ्टमैन, यू लर्न दैट द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड योर कम्युनिटी एज क्रिमिनल ट्राइब साहब। ठीक है ना? आपको सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया हुआ है, बोलो आप क्या करते साहब? हाँ, व्हाट यू विल डू साहब? हाँ, एंड हाउ विल यू जस्टिफाई और हाउ विल यू राइट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फिटिंग इन द डेफिनेशन ऑफ कॉलोनियल वे ऑफ लाइफ, आपको क्रिमिनल बोल देना, ये कितनी हद तक सही है? एक्चुअली अंग्रेजों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर ये किया है। जहां जहां उनको लगता था कि ये लोकल लोग हमारे काबू में नहीं आ रहे, जहां जहां उनको लगता था कि लोकल लोग उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, उनकी वे ऑफ लाइफ की डेफिनेशन के साथ मैच नहीं कर रहे, उनको क्रिमिनल का दर्जा दे दो, रात गई बात गई साहब। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी यही होगा कि दे वर नॉट अलाउड टू मूव विदाउट अ परमिट, इनको विदाउट कोई परमिट से मूव नहीं किया जाता था। कंटिन्यूसली पुलिस इनके ऊपर वॉच रखा करती थी। एंड हमको ये देखने को मिल रहा है कि इनके द्वारा जो भी इनफैक्ट कामकाज होता था, इसके ऊपर इन्होंने बेसिकली टैक्सेशन इंपोज करना शुरू कर दिया। वी फाइंड कि इनके ऊपर भी इन्होंने टैक्सेस लगाए। अरे यार, ये तो एक तो पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते थोड़ा बहुत दो पैसा कमा लेते थे, एक जगह से दूसरी जगह इनको जो पूरा जो विचार था कि हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे तो विल अर्न समथिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव, वो भी बंद करा दिया गया। एंड इवेंचुअली अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि ये जो नोमैडिक कम्युनिटी थी, ये जहाँ रहते थे उनकी ज़मीनी के ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया, ये जो जहाँ से पानी निकालते थे उनके कैनाल के वाटर के ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया, ये बेसिकली जो नमक इनफैक्ट कहीं ना कहीं पकाते थे उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके गए उसके ऊपर भी टैक्स इम्पोज किया गया, और जो जानवर थे, जानवर के ऊपर भी टैक्स इम्पोज किया गया। यू कैन इमेजिन कि हाउ रूथलेस कॉलोनियलिज्म वाज। आप देखिए कि कॉलोनियलिज्म की एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट आपने बहुत लोगों ने पढ़ी है। एग्रीकल्चर की इम्पैक्ट के ऊपर आपको बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक के अंदर मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम के अंदर मिलेगा, बिपिन चंद्रा साहब की किताब के अंदर मिलेगा, और भी आपको शेखर बंदोपाध्याय की किताब के अंदर मिलेगा। पेस्टोरल कम्युनिटी के ऊपर बहुत कम लिखा गया, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है।
मैं आपको एनसीईआरटी क्यों इतना डेप्थ में करा रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर की इंपैक्ट 2 घंटे का टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ते हैं हम लोग, रैयतवारी माहलवारी जमींदारी सिस्टम्स के ऊपर, किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर को चेंज किया गया। उसके सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ जो ऐसी छोटी छोटी कम्युनिटीज थी उनको कैसे टारगेट किया गया अपने कंट्रोल में लेने के लिए, ये चीज दर्शाती है कि ये कितने रूथलेस हुआ करते थे। अगर कोई पेस्टोरलिस्ट इंसान है जिसके पास 100 एनिमल है, इफ सम पर्सन हैज गॉट से फॉर एग्जांपल 100 एनिमल्स, तो मतलब क्या था साहब कि उसको 100 जानवरों के ऊपर टैक्स देना है। वो 100 जानवरों के लिए कहीं से पानी लाना पड़ेगा, क्योंकि जानवरों को पानी भी चाहिए होता है, पानी के ऊपर टैक्स देना है। जहां पे आपने अपना वो बसेरा बनाया हुआ है, जहां पे आप अभी सेटल हुए हो टाइम बिंग, वो जो जमीन है उसके ऊपर भी टैक्स देना है साहब। आप जो सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचे जा रहे हो, यू आर अर्निंग सम काइंड ऑफ मनी बाय सेलिंग वन गुड्स, एंड एक जगह से आपने सामान को खरीदा, दूसरी जगह के आपने बेचा, उसके ऊपर भी टैक्स देना है। मतलब कहीं पे भी इन्होंने टैक्सेस को छोड़ा नहीं था। लास्ट में बेसिकली इनको ग्रेजिंग टैक्स भी देना पड़ता था। जो जमीन के ऊपर आपके पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग थे, जो अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाया करते थे, the pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pastures. In most pastoral tax of India, grazing tax was introduced in the mid 19th century. You can imagine how bad and how ruthless the administration was, जिसने सब जगह से इसने टैक्सेस वसूल करने की शुरुआत की, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लेने की शुरुआत की। और इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे, पर हेड ऑफ कैटल के हिसाब से इन्होंने टैक्सेस लिए थे, जहां जितने जानवर आपके पास होंगे उस हिसाब से आपको टैक्स पे कर रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ये जो टैक्स कलेक्शन की मेथडोलॉजी अंग्रेजों ने इनफैक्ट पूरी तरह से लागू की थी, ये मेथडोलॉजी के द्वारा हमारे यहाँ पे किसानों का शोषण और या बेसिकली आपके पेस्ट्रोल लोग हैं उनका शोषण बढ़ने की शुरुआत होगी। हमको पता चलता है कि 1850 से लेके 1880 का जो पीरियड था, इस पीरियड के दौरान बहुत सारे लोगों को टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया गया था। अब क्यों टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया गया था? सवाल ये था कि आपको पता है कि यहाँ पे 100 जानवर है, दूसरे के पास 300 जानवर है, चौथे के पास 500 जानवर है। अब इन सब से टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा? अंग्रेजों ने बेसिकली यहाँ पे ऑक्शनिंग करने की शुरुआत की। अंग्रेज खुद नहीं जाया करते थे। द ब्रिटिश नेवर वेंट टू द पेस्टोरल पीपल। इन्होंने बीच में एक एजेंट को अपॉइंट किया, और ये जो एजेंट था ये पेस्टोरल लोगों के पास से पैसा कलेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। इट वाज सिमिलर टू द जमींदारी सिस्टम जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड रेवेन्यू के लिए लागू की थी। अगर आपको पता होगा कि जमींदारी सिस्टम के अंदर भी यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक जमींदार को अपॉइंट करेगी, और ये जमींदार जो है ये पीजेंट हमारे जो किसान थे उससे पैसा कलेक्ट करता था। वही चीज आपको यहाँ पे भी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव, द पेस्टोरल पर्सपेक्टिव एज वेल। और यहाँ पे जो एजेंट्स थे उनको कॉन्ट्रैक्टर्स कहा गया है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली आपके जो पशुधन आधारित लोग हैं उनके पास से टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। हो सके उतने ज्यादा टैक्सेस किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको रेवेन्यू और उनको जो रिटर्न्स है, उनको जो प्रॉफिट है वो ज्यादा मिलता था। और इस तरह से हमको देखने को मिला कि ये जो पूरी की पूरी इनफैक्ट पेस्ट्रोल इकोनॉमी थी इसको तोड़ दिया गया। कहीं कहीं जगह के ऊपर आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी पैसा कलेक्ट किया। आखिर में घुमा फिरा के अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमको एक ही चीज देखने को मिल रही है कि इंडिया के अंदर जो पेस्ट्रोल कम्युनिटी है उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इनको परमिट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया गया। इनको छोटे मोटे टैक्सेस देने पड़ेंगे। आप कहीं पे अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जा रहे हो वहां पे भी टैक्स देना है। इनफैक्ट अगर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ कैटल्स है उस हिसाब से भी आपको टैक्स देना है। आप कोई सामान को बेच रहे हो उसके ऊपर भी टैक्स देना है। अपने जानवरों के लिए पानी पिलाना है तो उसके लिए भी टैक्स देना है। और घुमा फिरा के अगर आप देखिए पूरी तरह से आपके यहाँ पे इंडिया की अलग अलग पेस्टोरल कम्युनिटी जो थी उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको पूरी तरह से एनिहिलेट करने के लिए अंग्रेजों ने जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट किया था, ये फ्रेमवर्क दर्शाता है कि वॉट एवर मे बी द पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी इन इंडिया, दे आर बेस्ड इन मल्टीपल लोकेशंस, इनको बहुत ही परेशान किया गया था। और इसी के कारण एनसीईआरटी इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताता है कि ये पेस्टोरल लोगों की लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करता है साहब। हाउ डिड द चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पेस्टोरलिस्ट? क्या बोलता है एनसीईआरटी कि ये जो चेंजेस हुए हैं
ये चेंजेस आपके यहाँ पे पेस्टोरल कम्युनिटी के लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा, किस तरह से चेंजेस करता है, कैसे चेंजेस होंगे, उसको आज के क्लास के अंदर नहीं पढ़ा रहा हो, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये चेंजेस जो है उसने पूरी तरह से पेस्टोरल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको पूरी तरह से एनिहिलेट कर दिया गया। आज शाम 4 बजे से 6 बजे का मतलब इनफैक्ट अगर आप देखेगा तो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन हिस्ट्री आंसर राइटिंग फॉर जनरल स्टडीज शुरू हो रहा है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आंसर राइटिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है। ये लाइव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ। 2 घंटे के सेशन होने वाले हैं। ये प्रैक्टिस के अंदर आपको प्रीलिम्स के एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, post independence, and also I would say the topics of the world history will also be covered। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्स है ये। कोर्स ऐसा नहीं है कि ये खाली मैं रैंडमली आपको करा रहा हूँ। ये कोर्स के अंदर मैंने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि हिस्ट्री के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो कहाँ से अटेम्प्ट करना है। हर एक कोर्स के अंदर मैंने क्वेश्चंस को भी उसी तरह से उसको डिलीनिएट किया है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हम बेसिकली प्रैक्टिस भी वैसे करेंगे कि गांधी जी ना होते तो भारत की आज़ादी का आंदोलन कैसे चलता। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था। या इसके पहले अगर आपको पता होगा कि स्टोन एज के अंदर से मेसोलिथिक पीरियड के अंदर क्वेश्चन आया था कि मेसोलिथिक जो आर्किटेक्चर है उसकी खासियत क्या रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए। ये आंसर राइटिंग के कोर्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है क्योंकि ये लाइव आंसर राइटिंग और साथों साथ हो सके तो मैं लाइव इवेल्युएशन करके भी देने वाला हूँ बच्चों को। तो आप ये कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो। हमारे अनअकैडमी प्लस के ऊपर ये कोर्स होने वाला है। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इसके लिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं फॉर द ईयर 2021 2022 दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस कोर्स ऑन दी अनअकैडमी प्लस 2021-22 के लिए। और मेरा 21-22 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज आएंगे। 1 साल 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय एक चीज़ याद रखनी है, वो है डिस्काउंट कोड यूज़ करना है PN Live। Always use the discount code PN Live and get assured with the 10% discount and join us for your comprehensive preparation. Like, share and subscribe to this platform. I shall conclude the class today. I'll see you tomorrow in the next session जहाँ पे मैं कंटिन्यू कराने वाला हूँ आपको कि किस तरह से ये चेंजेस को अफेक्ट किया गया पेस्टोरल लोगों की लाइफ के अंदर। I'll see you in the next session. Till then, keep studying and all the best.